हेलो, माय नेम इज शीतल श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है अंकुर निगम ने। उन्होंने पूछा है, सर मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और मुझे कहाँ का क्या क्या आना चाहिए, प्लीज़ टेल मी, अ वीडियो बनाओ। सो अच्छा सवाल है। आई डोंट नो मैंने इसका जवाब दिया है कि नहीं दिया है, पता नहीं। सिनेमेटोग्राफर पे मैंने बात की है, शायद एक वीडियो बनाया भी है कि सिनेमेटोग्राफर कैसे बनते हैं। पीछे कहीं पड़ा होगा, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर जिन लोग कन्फ्यूजन है, जो पीछे जाके इतना नीचे जाके वीडियो नहीं देख पाते हैं। अब क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैंने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, तो लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू हाउ टू बिकम अ सिनेमेटोग्राफर। तो सिनेमेटोग्राफर बनना थोड़ा सा टेक्निकल है। बेसिकली इसलिए टेक्निकल है क्योंकि जितने सिनेमेटोग्राफर्स हैं मुंबई में, किसी से भी पूछोगे आप तो 95 to 96% ऑल ऑफ देम फ्रॉम सम फिल्म इंस्टीट्यूट, किसी ना किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से आए हैं। ये एक ऐसी विधा है जो आप खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीख सकते। बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। उसमें जो लाइटिंग है, जो कैमरा यूज़ है, अब वो कैमरा यूज़ वैसा नहीं है कि आपने आईएसओ, अपर्चर, शटर, एक्सपोजर सीख लिया तो आप बहुत अच्छे कैमरामैन बन जाओगे, वैसा नहीं है। कॉम्पोजिशन सीखना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से शूट करना है बहुत ज़रूरी है, चीटिंग कैसे करनी है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो रूल्स हैं उसके, जैसे गोल्डन रेशियो है, 360 डिग्री है, 180 डिग्री रूल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ता है, जो समय के साथ लोगों ने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से निकाले हैं कि ये रूल सिनेमा में वर्क करते हैं, ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो वो सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना ही बेस्ट रहेगा। ये मत करिए कि अगर आप सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं कि मैं सेट पे जाता हूँ, वहां पे 25 लोगों को असिस्ट करूंगा, उसके बाद मैं सीख जाऊंगा। वो भी एक तरीका है और ऐसे भी लोग सीखते हैं, बट इट इज अ टायरिंग मेथड और बहुत जल्दी उसमें काम नहीं मिलता। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं तो आपको जल्दी काम भी मिलता है और आप सीधे सिनेमेटोग्राफर बन जाते हैं। जैसे कि FTII का कोर्स जो सिनेमेटोग्राफी का है, वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज माना जाता है। इवन SR FTI का जो कोर्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। पर FTI का कोर्स अगर आप करते हो, देन यू इमीडिएटली लैंड सम वर्क एज मेन DOP इन मुंबई। तो वहाँ पे आपको फिर असिस्टेंट वाला काम नहीं करना पड़ता है। आप असिस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रैक्टिकल ऑनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए। पर जब आप FTI में ही होते हो तब भी आपको ऑनसेट एक्सपीरियंस दे देते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रैक, ट्रॉली, जिमी जिम, ये सारी चीज़ें यूज़ करवाते हैं। अच्छे कैमरे, रील वाले कैमरे, डिजिटल कैमरे, सब कुछ यूज़ करवाते हैं। फिर लास्ट ईयर में आप इंटर्न भी करते हो काफ़ी DOPs के अंडर में, जहाँ से आपको सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं FTI में जो आपको नॉर्मली बाकी फिल्म इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलती हैं। पर किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट से आप करके आते हो आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये एक्टिंग और डायरेक्शन की तरह नहीं है जहाँ पे आपको दिमाग से काम करना है, जहाँ पे आपको टेक्निकलिटी नहीं भी पता होगी तो चलेगा, क्योंकि क्रिएटिव काम है और क्रिएटिव काम में आपको अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। सिनेमेटोग्राफी में आपको अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करना होता जितना टेक्निकल चीज़ों का करना होता है। पर अगर आप ये कहें कि सिनेमेटोग्राफी में आपको टेक्निकल क्रिएटिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता है तो बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर आप को क्रिएटिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता तो लिंडा विंडा का या फिर जुडेमी का कोई सिनेमेटोग्राफी पे आप कोर्स देख लोगे तो आप ऑलरेडी सिनेमेटोग्राफर बन जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। लोगों को एक गलतफहमी है कि मैंने एडिट में तो वीडियोस देख ली, ट्यूटोरियल के, एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो सीख लिया तो मैं एडिटर बन जाऊंगा। नहीं, एडिटिंग इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। सिमिलरली सिनेमेटोग्राफी इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, बिकॉज लाइटिंग की आप कितनी किताबें पढ़ लो और कितनी DOP के साथ काम कर लो, हर DOP का लाइटिंग का स्टाइल डिफरेंट है। आप सिर्फ ये जान सकते हो कि 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है, किस किस तरह की लाइटिंग होती है, किस तरह मुझे डिफ्यूज करना है, किस तरह क्या चीज़ें करनी है। बट उसके बाद भी आपका एक पर्सनल थिंकिंग होगा कि मुझे किस तरह से अपनी लाइटिंग करनी है, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। मे बी यू वॉन्ट टू कॉपी सम अदर DOP फ्रॉम हॉलीवुड, और मे बी यू वॉन्ट टू ट्वीक समथिंग इन दैट, और मे बी यू हैव योर ओन आइडियाज ऑन डूइंग द लाइटिंग, एंड देयर इज नो रेगुलर रूल कि आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू हैव टू फॉलो, विच आर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, विच आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस दैट पीपल हैव डन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ होल space where you can do your experimentation in DOP, but to play with it, to play with the camera, to play with the lighting, you have to know about it. आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब जहाँ तक सवाल होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो जैसा कि मैंने बताया, फिल्म इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट ऑप्शन। पर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो बेस्ट तरीका ये है कि कैमरा उठाओ और शूट करना शुरू करो। पर अगर आप ऑटोमेटिक कैमरा उठाओगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरे पास शुरुआत में कैमरा था, मम्मी लेके आई थी मेरी US से, छोटा सा कैमरा था, फूजी का था। तो वो देखने में DSLR जैसा लगता था, पर उसमें DSLR वाली चीज़ें थी नहीं। ना उसमें आप ISO सेट कर सकते थे, ना अपर्चर सेट कर सकते थे, ना उसमें आप शटर स्पीड सेट कर सकते थे, ना एक्सपोजर सेट कर सकते थे। सब उसमें ऑटोमेटिक था। तो 3-4 मोड थे, बस वही आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो देखने में DSLR लगता था, पर वो DSLR था नहीं बिल्कुल भी।
एनीवेज जब मुझे समझ में आया कि मुझे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे मैनुअल ही करना पड़ेगा, मुझे ऑटोमेटिक पे नहीं आप सीख सकते, तो मैंने 550D अपना पहला कैमरा खरीदा था जो कि 28-29 हज़ार का मुझे पड़ा था। उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, जिससे मुझे इस कैमरा की थोड़ी बहुत नॉलेज हुई कि अच्छा आईएसओ ऐसे सेट करते हैं, इतने आईएसओ पे ये होता है, इतने शटर पे ये होता है, और ये जो तीनों हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही सारी चीज़ें होती है। बेसिकली यही तीनों हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप सारी चीज़ें करते हो। इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा कैमरे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपको जानना है वो बाहर की लाइटिंग जानना है कि बाहर की लाइटिंग कैसे सेट करें जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सको। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही है, एक्सपोजर और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से आपका विजुअल्स वो निकल के आता है जो आप निकालना चाहते हो। अब किसी डीओपी को अप्रोच कैसे करें काम के लिए, पर डीओपी को अप्रोच करने से पहले आपको अपना शोरील बनाना पड़ेगा। वो शोरील ऐसा होना चाहिए कि आपने खुद से उसको बनाया हो और अच्छे अच्छे शॉट्स निकाल के 1 मिनट का शोरील बना के आप किसी भी डीओपी को भेजो, उससे बोलो कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। पर उसके बाद भी जब डीओपी आपको मिलने के लिए बुलाएगा तो 50 तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो अगर वो इस तरह के लेंसेज के बारे में पूछ ले, कैमरे के बारे में पूछ ले, सेंसर के बारे में पूछ ले, या लाइटिंग के बारे में कुछ पूछ ले, तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक से ज़्यादा ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आजकल हर किसी के पास होती है। तो आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और आप एंथुजियास्टिक होने चाहिए उस चीज़ को लर्न करने के लिए, तभी वो आपको सेट पे लेके जाएगा। और जितने भी डीओपी हैं उन सब का बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली एक सेटअप है, एक रिचुअल है कि उन सब की टीम सेट होती है, और टीम में ना एक लिमिटेड बंदे होते हैं और वो एक क्लैन की तरह है, मतलब एक कल्ट की तरह है जहाँ पे बाहर के आदमी के लिए घुसना बहुत मुश्किल है। तो डीओपी अगर टीम सेट हो गई है तो ही गेट्स वेरी कंफर्टेबल, और उसके अंडर में जो लोग होते हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैं ऐसे असिस्टेंट्स को जानता हूँ, गियाफर्स को जानता हूँ जो 20-20, 25-25 सालों से एक ही डीओपी के साथ काम कर रहे हैं। उनको कोई इच्छा नहीं है डीओपी बनने की या कोई प्रोग्रेस की या प्रमोशन की। जो काम उनको मिल रहा है वो दे आर वेरी हैप्पी इन दैट। और गियाफर को कई बार 25-25 हज़ार रुपये पर डे मिलता है, 30-30 हज़ार रुपये पर डे मिलता है। तो अगर 1 महीने 2 महीने का शूट है, समझ लो लाखों रुपए उनके बन जाते हैं, एंड दे आर कंप्लीटली फाइन विद दैट। डीओपी को 50 हज़ार रुपये पर डे मिल गया, 60 हज़ार रुपये पर डे मिल गया, या एक लमसम अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी मिलता है वो मिल गया, एंड दे आर कंप्लीटली फाइन विद दैट। ऐसे ऐसे डीओपी हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, आप अभी नहीं जानते हो, मैं उनके नाम भी नहीं लूंगा। दे आर वेरी रिच डीओपीज एंड दे चार्ज अ हेल लॉट ऑफ मनी एंड दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स, अ लॉट ऑफ फिल्म्स। सो डीओपी बनने का बेस्ट तरीका ये है कि इफ यू डू नॉट हैव टाइम, डू नॉट हैव पेशेंस, लर्न ऑन योर ओन, रीड एटलीस्ट 10 to 15 बुक्स ऑन सिनेमेटोग्राफी, जैसे जिसमें 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो मेरे को लगता है हर कोई रिकमेंड करता ही है कि आपको पढ़नी चाहिए। और उस तरीके की और भी किताबें हैं, और एक अमेरिकन सिनेमेटोग्राफ करके मैगजीन आती है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी की कोडेक की एक सिनेमेटोग्राफी की एक बुकलेट आती है जो बहुत टेक्निकल है, वो पढ़ सकते हो। लाइट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो। कॉम्पोजिशंस के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो। जो आप पायरेट वे पे जाओगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, अमेजन पे जाओगे मिल जाएंगी। अमेजन पे हालांकि उन किताबों के रेट बहुत हाई हैं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है तो उनके रेट बहुत हाई होते हैं। तो either buy those books और डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। कोई बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से आप किताबें खरीद सकते हो, तो वहाँ से डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो उन किताबों को। एटलीस्ट 10-15 किताबें अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इनफ नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। पर इसके साइमल्टेनियसली आपका एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लगातार कुछ ना कुछ शूट करते रहें, कुत्ते बिल्ली शूट करो, खाली इमारतें शूट करो, कुछ भी शूट करो, पर शूट करो और उसका एक शोरील बनाओ। और शोरील बना के जब आप डीओपी के पास ले जाओगे तभी वो आपको मिलने के लिए बुलाएगा, वरना मिलने के लिए नहीं बुलाएगा। बिना शोरील के कोई नहीं बुलाता है। तो यू हैव टू मेक योर ओन शोरील, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो देयर आर 2 मेथड्स जो मैंने आपको बता दिए। एक तो फिल्म स्कूल है, फिल्म स्कूल जाओगे अपने आप ही शोरील बन जाएगी, अपने आप ही आपको काम आ जाएगा। और दूसरा है कि आप खुद से करना शुरू करो, खुद से शोरील बनाओ। दोनों के एंड में शोरील और नॉलेज बेस है। नॉलेज और शोरील ये 2 ही चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे डीओपी जज करता है कि आपको काम देना है नहीं देना है। आजकल डीओपी बनना बहुत आसान है। उसके पीछे कारण ये है कि आजकल कैमरे जो हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। जैसे सोनी के जो कैमरे हैं, सोनी अल्फा 7 और ये सब कैमरे आते हैं, उसमें हिस्टोग्राम्स बन के आते हैं, उसमें लाइनें बन के आती हैं, उसमें फोकस शिफ्ट हो जाता है अपने आप, एक्यूरेट फोकस शिफ्ट होता है। मतलब कि पहले फोकस शिफ्ट करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता था, अब फोकस शिफ्ट भी आसान होता है। तो डीओपी जो है, जो नए नए लौंडे हैं, 22-23 साल के लौंडे आजकल डीओपी बने घूम रहे हैं मुंबई में, उनको काम भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल ने क्या किया है, बजट कम कर दिया है। पहले जो ऐड 1-1 करोड़ में बनते थे, आज वो 5-5, 10-10 लाख में बन रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा कटौती हुई है उन सब चीज़ों पे। जो पैसा जा रहा है वो सब एक्टर की जेब में जा रहा है, ब्रांड की जेब में जा रहा है। शूटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, टेक्नीशियंस को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। जो ये iMac है, iMac ने चीज़ों को इतना आसान कर दिया है एडिटिंग के पर्पज़ से कि हर कोई अगर एक iMac खरीदे तो उसका एडिटिंग स्टूडियो अपने आप पूरा iMac में ही होता है।
जैसे पहले सेट साउंड डिजाइन का स्टूडियो अलग होता था, एडिटिंग का स्टूडियो अलग होता था, इन सारी चीज़ों के स्टूडियो अलग होते थे, टेलीसिने करने का स्टूडियो अलग होता था। अभी सारी चीज़ें एक ही सिस्टम के अंदर होती हैं। एक iMac खरीदने के बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हो, या एक हाई एंड पीसी भी बनवा लोगे आप तो भी आप सारी चीज़ें एक ही कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, उनको लगता है कि जब तक बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होगा तब तक वो अपनी फिल्म नहीं बना सकते। पुराने प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है, बल्कि सच्चाई ये है कि सिंगल कैमरा और एक iMac पे आप अपनी पूरी फिल्म बना सकते हो, एंड दैट इज द ट्रुथ। सो इसलिए एक डीओपी को, हाँ, एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है कलर करेक्शन। ठीक है, सो डाविंसी या कलर करेक्शन से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ो, क्योंकि कलर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ये भी जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि किस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो। क्योंकि जितने भी डीओपीज हैं, आपको पता हो चाहे ना पता हो, मुझे पता नहीं है, पर डीओपी जब फिल्म खत्म हो जाती है उसके बाद उनका काम खत्म नहीं होता शूट के बाद। उसके बाद वो एडिट में तो नहीं बैठते, पर जब कलर करेक्शन हो रहा होता है तो उसमें उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, वही बैठते हैं, क्योंकि वही बताते हैं कि कलर टोन क्या रखना है और कैसे रखना है और क्या सोच के उन्होंने वो पर्टिकुलर चीज़ को शूट किया था, तो वो ही थ्रू आउट बैठते हैं। तो डायरेक्टर सीसी में नहीं बैठता है, कलर ग्रेडिंग में नहीं बैठता है, कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग को भी बोल लो, कलर ग्रेडिंग में डायरेक्टर नहीं बैठता, वो आके सिर्फ सुपरवाइज करता है। डीओपी इज द वन हु गिव्स द कॉल्स देयर कि किस तरह का उसे मूड एंड टोन रखना है, क्योंकि उसी ने उस हिसाब से ही शूट किया है। अब ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो आप शूट करते हो वो आप दूसरे फॉर्मेट में शूट करते हो, रॉ फॉर्मेट में शूट करते हो, जिसमें सारी फाइलें अलग अलग बनती हैं, RGB की, रेड कलर और ग्रीन की। और जब उसे आप साथ में करते हो, और वो इसलिए अलग बनती हैं ताकि उनको सेपरेटली मैनिपुलेट किया जा सके। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे क्या टेक्निकलिटीज होती है उसमें। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट सिनेमेटोग्राफी। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं कर दिया हो। इतना सारा चीज़ अगर आपको पता है और 6 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी डीओपी आपको असिस्टेंस के लिए बुला लेगा, अगर उसके पास स्पेस होगी तो। तीसरी चीज़ ये है कि डीओपी का जो काम है वो बहुत भागने दौड़ने वाला है। मतलब दिन भर आप एक फीट पे खड़े रहते हो, 12-12 घंटे आप लगातार भाग दौड़ते रहते हो, तो असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ना स्टेमिना बहुत अच्छा हो और भागा दौड़ी करता रहे। तो इसीलिए अपना एक्सरसाइज करते रहो, मतलब भागा, रोज सुबह जॉगिंग, शाम को जॉगिंग, अपना स्टेमिना बिल्ड करो। क्योंकि अगर आप थक जाते हो बहुत जल्दी, सांस फूलने लगती है आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाओगे। क्योंकि बाकी टीम बैठ सकती है, पर डीओपी की टीम लगातार खड़ी रहती है, लगातार शूट करती रहती है, लगातार काम करती रहती है। एक्टर वैनी टीम चला जाएगा, डायरेक्टर अपना बैठ जाएगा, प्रोडक्शन वाले बैठ जाएंगे, आर्ट वाले अपना काम करके किनारे बैठ जाएंगे, पर डीओपी लगातार सेट पे होता है। एक शॉट खत्म होता है, फिर दूसरे शॉट की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर एक शॉट खत्म होता है, दूसरी शॉट की तैयारी खत्म शुरू हो जाती है। उनको जो ब्रेक मिलता है वो लंच टाइम में ही मिलता है, जिसमें वो थोड़ी देर बैठ पाते हैं, बल्कि उसमें भी नहीं बैठ पाते, उसमें डीओपी बैठता है और बाकी लोगों से कहता है जाके तुम अगले शॉट की लाइटिंग करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो I hope I covered most of the things. I hope I solve most of the queries that you have. अगर हेल्प मिली है तो बताइएगा, नहीं मिली है तो भी बताइएगा। दोनों ही केसेस में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके, बाय बाय।